ठीक है, अब ये तो लास्ट क्लास में हुआ क्या था? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे मास्क लगाइए। सिविलाइजेशन, लो ये मास्क निकाल दिया। दरअसल मुझे दिक्कत होती है थोड़ी सी, बुखार आ रहा है बहुत दिनों से, भीग रहा हूं ना 2-3 दिनों से, तो बुखार आ रहा है जरा। चलो खैर, ऐसी काम चलाना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया था? सामाजिक जीवन पढ़ लिया था, राजनीतिक हो गया था, और धार्मिक हो गया, और आर्थिक भी हो गया। हमने सब कुछ लिख भी लिया था इसमें, है ना? मतलब कुछ पॉइंट नोट करा दीजिए, कुछ पॉइंट ऐसे ही थे। ठीक है, बॉयज बाहर आए क्या? ठीक है, ये जो हमने सब कर लिया था, इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी। क्या रह गया था? पहला पॉइंट तो ये था इसमें कि हड़प्पाई एक तो लिपि थी। क्या हमने इसकी बात की थी? हमने कहा होगा आद्य ऐतिहासिक काल में इस प्रकार की लिपि थी, पर अभी तक पढ़ी नहीं गई। दरअसल इस समय 64 मूल चिन्ह मिले थे हमको। कितने थे ये? कैसे कैसे रहे थे देखो, बड़े अजीब अजीब टाइप के। इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से। ये सब क्या है? उस समय की लिपि है ये। लिपि का मतलब है, हाँ, चिन्ह, या हम कह सकते हैं कि लिखाई। क्या उस समय की लिखाई? लिखाई शब्द, जैसे मान लीजिए ये हमारा शब्द है छोटा या फिर ई, मतलब हाँ, किसी चीज को दर्शाते हैं, तो इनके संकेत रहे हो या इनके शब्द रहे हो, पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन अभी तक इनको पढ़ा नहीं गया है। क्यों? अब समझ नहीं आता कि हम इसको क्या माने, ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें। अब इन्होंने टोटल इनके कितने चिन्ह है? हमारी वर्णमाला में कितने हैं? नहीं पता ना? बहुत से बच्चे इसमें यूपीएससी के हैं, कुछ एसएससी के हैं। 2 ज्यादा हो जाते हैं, 3 ज्यादा हो जाते हैं, तो 52 हो जाते हैं। अब ऐसे कितने हैं? 49। और इसमें कितने हैं? इसका मतलब है कि उनकी वर्णमाला हमसे बेहतर थी, हालांकि पढ़ी नहीं गई है लेकिन बेहतर थी। इससे मिश्रित लगभग कुछ जगहों पर 205 और कुछ जगहों पर 400 शब्द मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे वर्णमाला में कितने होगा टोटल? 49, लेकिन हमने लिख दिया राम, तो इसमें 2 चीजें हो गई, नहीं हो गई? एक तो ये हो गया रा, एक हो गया मां। फिर हमने लिख दिया खाना, खाता है, तो वर्णमाला तो हमारी 49 ही है, लेकिन शब्द हम ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से कितने मिले हैं? 205 से लेकर के 400 तक। अब जो हमने अभी इस समय इस प्रकार की ये लिखी हैं, ये क्या लग रहा है, ये किस प्रकार की लेखन शैली है? मतलब किस टाइप की लेखन शैली है? इसको देख के क्या लगता है? क्या ये किसी प्रकार के चित्र लग रहे नहीं लग रहे हैं? है ना, क्या लग रहा है? चित्र। इसीलिए इस लिखाई को कहा गया है चित्रात्मक लिपि। क्या बोला गया है? चित्रात्मक लिपि, अर्थात इसको बोला गया है पिक्टोग्राफिक। क्या बोला इसको? पिक्टोग्राफिक।
ये इनकी हड़प्पाई लिपि थी। बस इसका गेम यहीं पे समाप्त। उसके बाद अगर हम देखें अगले पॉइंट की बात करें, जिसके लिए हमने कहा गया है इनका पतन कैसे हुआ था। ठीक है, पतन की बात करें। हाँ हाँ बोलो। क्यों नहीं होता है? हम लोग यूज करते हैं। हाँ कम होते हैं। आप अपनी किताब में केवल उन्हीं का प्रयोग कर दो, हमें क्या दिक्कत है। आप श्री लिखते हो तो श्री का प्रयोग तो तभी करोगे जब जरूरत होगी। दूसरा शब्द हमारा अलग से आ जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे लिए। ऐसे शब्द, ऐसे वर्णमाला, ऐसी कोई लेखन शैली बना लो, कोई निबंध बना लो। क्यों नहीं आता है? इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? आप खुद सोचिए पहले कि अगर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे भी, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। इतना सोचा करो। ठीक है, क्या अगला पॉइंट है? कैसे हो गया होगा अचानक से गन्ना कृषक महाविद्यालय यहां से गायब हो जाए, और यहां के अंदर जो लोग हैं वो भी गायब हो जाए? पॉसिबल है? लेकिन कहीं ना कहीं गायब तो हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शायद गायब हुआ होगा। सच क्या है वो इसके विपरीत है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की मैं बात बाद में करूंगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि कोई सभ्यता कैसे गायब हो गई होगी? कोई आपदा आ सकती है, चलो हमने आपदा मान लिया। और कोई? भूकंप आ गया होगा, आपदा में ही आ गई वो। और बोलो, जल्दी बोलो। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। बीमारी आ गई होगी है? क्या बोल देते हैं उसको? महामारी बोल सकते हैं। किसका प्रयोग नहीं किया होगा? सभ्यता का प्रयोग मतलब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया होगा, रहना छोड़ दिया होगा, कपड़े पहनना छोड़ दिया होगा। सभ्यता समाप्त होगी। यहाँ पर बात हो रही है, मैंने क्या कहा कि पूरी बिल्डिंग गायब हो जाए और बिल्डिंग के अंदर के लोग भी गायब हो जाएं। चलो ठीक है, हालांकि वो आपदा में ही है, वो तो आपदा में ही आएगी, लेकिन चलो ठीक है मान ले रहे हैं हम। और तुम लोग बोलते नहीं हो है? और बोलो। युद्ध, हमने कहा कि वो शांति प्रिय लोग थे, तो बात यहां पे खत्म हो जाती है। आक्रमण है? किसका आक्रमण? हमें ये कहना पड़ेगा कि किसका आक्रमण। चलो ठीक है, हम इतनी लाइन छोड़कर लिख रहे हैं यहां पर आक्रमण, जानवरों का आक्रमण। मतलब अचानक से वो पागल हो गए और सबने इकट्ठा होकर उन पर अटैक कर दिया। दरअसल यहां पर एक पॉइंट और भी है, आर्यों का आक्रमण। डायनासोर जुरासिक युग में थे, 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक एज आया था। प्लीस्टोसीन युग के बाद, क्रिटेशियस युग के बाद, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद। गौरैया अभी लुप्त नहीं हुई है, लेकिन लुप्त होने की कगार पे है। गौरैया जो थी वो रहती थी कच्चे घरों में, घास फूस के घरों में, लेकिन अब नहीं है। नहीं, केवल वो कारण नहीं है। अगर हम बात करें तो आज से 20 साल पहले मेरे घर में कई घोंसले थे गौरैया के। जैसे ही पक्का मकान बना सब गायब हो गए, तो उनका निवास स्थान हम लोगों ने छीन लिया है। गौरैया एक घरेलू प्राणी है, वो अक्सर घरों में पाई जाती है। तो दिक्कतें हैं। फिलहाल गौरैया संरक्षण चलाए जा रहे हैं कुछ संस्थानों द्वारा। तो हाँ, इसके अलावा जल्दी बोलो। चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी बातें किसी ना किसी इतिहासकार ने कही भी हैं। किसी ने कहा कि कोई ना कोई भीषण आपदा आ गई होगी,
आपदा का मतलब हर प्रकार से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सूखा पड़ गया होगा, है ना। तो सोचने वाली बात है कि सूखा पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सिंधु की नदियां थी वो सदाबहानी नदियां थी। ठीक है, तो इसमें कुछ तो पॉइंट हम इसलिए लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ महामारी कहा है, इसी को तो मैं लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी कि क्या था क्या नहीं था। तो क्या चीज? दूसरी सभ्यता आ गई थी, इसीलिए पुरानी सभ्यता नष्ट हो गई और वहां के लोग भी नष्ट हो गए। सभ्यता कल्चर तो खत्म हो सकता है, लेकिन लोग खत्म नहीं होते हैं। खैर को नहीं, हम लोग अभी एक एक करके बात करेंगे। अब पहला लोगों ने क्या कहा है, आपदा आ गई होगी या किसी प्रकार का सूखा पड़ गया होगा, इसलिए अनाज नहीं हुआ होगा और लोग भूखे मर गए होंगे। ये तो सकता है, यानी हम इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं अकाल। अकाल तभी तो आएगा जब भूखग्रस्त लोग हो जाएंगे। तो जरा हम इसको काउंटर करते हैं। सिंधु की नदियां थी, 5 नदियां उसमें मिलती थी, तो पानी की तो कमी थी नहीं। अगर पानी की कमी नहीं थी तो किसी भी प्रकार से सूखा तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब अनाज की कमी नहीं थी। तो हम इस पॉइंट को कैंसिल करते हैं। ध्यान रखें, हम कैंसिल कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन विद्वानों ने माना है कि ऐसा हो सकता है। तो पतन के कारणों में आप ये चीजें लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आया, महामारी या हैजा फैल गई। माना कि पूरे पूरे गांव समाप्त हो जाते थे, लेकिन 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला क्षेत्र ऐसे नहीं मर जाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो एक नदी के इस पार थे और एक नदी के इस पार। तो जाहिर सी बात है कि इधर वाले लोग अगर मर रहे हैं तो इधर वाले तो बच गए होंगे। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि महामारी आई होगी, हैजा फैला होगा और लोग मारे गए होंगे, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। दूसरा पॉइंट है बाढ़। बाढ़ से तात्पर्य यह हो गया कि चलो ठीक है, सिंधु नदी में किसी विशेष प्रकार की बहुत भारी सी बाढ़ आई होगी और पूरे क्षेत्र को बहा ले गई, लेकिन लोथल का क्षेत्र बाढ़ से अलग था, राखीगढ़ी अलग था, कालीबंगा अलग था, बनावली अलग था, मेहरगढ़, आलमगीरपुर, ये सारे जो स्थान थे वो अलग अलग थे। इनमें बाढ़ का असर नहीं होना चाहिए था। वो लोग कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, आर्यों का आगमन। हमने आपको बताया होगा ये सभ्यता कब तक रही थी, 1750 ईसा पूर्व तक, जबकि आर्यों का आगमन होता है 1500 ईसा पूर्व में। बीच में कितने सालों का गैप है, 250 सालों का। अगर 250 सालों का गैप है, 250 सालों के बाद आर्य आए हैं, तो आक्रमण का कोई औचित्य है? जाहिर सी बात है कि आर्यों ने इनकी सभ्यता को नष्ट नहीं किया गया होगा। अब बताते हैं आपको हम अपनी थ्योरी। हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी यह है, हम कह सकते हैं कि इनका स्थानांतरण हो गया था। किसका स्थानांतरण? क्षेत्र का स्थानांतरण। कैसे? मान लीजिए किसी प्रकार की आपदा आई, तो उन्होंने कहा भाई इस क्षेत्र में हमारा गुजारा नहीं होगा, ऐसा करते हैं इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह चल के बस जाएंगे। बात माननी चाहिए बात। दूसरा पॉइंट है कि महामारी या हैजा आ गई। हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई बीमारी फैल गई या हैजा से पीड़ित लोग हमको ज्यादा मिले, तो हमने क्या कहा कि भैया इनको यहीं पर पूरा परिवार छोड़ो, जो लोग बचे खुचे लोग हैं वो दूसरी जगह जाके बस जाओ, जिससे कि अन्य लोगों में महामारी ना फैले। तो स्थानांतरण हो सकता है, इनका पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, बाढ़। चलो एक गांव डूब गया, 2 डूब गए, 10 डूब गए, 50 डूब गए, बाकी के जो बचे होंगे वो कहां गए होंगे? किसी ना किसी दूसरे क्षेत्र में गए होंगे। तो हमारी स्थानांतरण की बात यहां पर सही साबित होती है। ठीक है। दूसरा, आर्यों का आक्रमण, ये थ्योरी ही एकदम गलत है, क्योंकि सभ्यता समाप्त कब हो गई थी और आर्य कब आए?
तो 250 सालों के बाद है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। तो थ्योरी सर्वमान्य होनी चाहिए। अगर आपका कभी ऐसा आए कि आपको कौन कौन सी लिखनी है पतन के कारणों में, तो आप ये सब लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सारे, लेकिन जो आपको मानना है वो लगभग में ये रहेगा। इतिहासकारों ने माना कि ऐसा ना होगा, और नई थ्योरी आ रही है अब, क्योंकि अब जो थ्योरी हो रही है वो कंप्यूटर बेस्ड पे हो रही है, ज्यादा सटीक जानकारी होगी। पहले जानकारी इतनी अच्छी होती नहीं थी। और जो 1947 में 1965 में जो थ्योरी निकली होगी, वो आज की थ्योरी से ज्यादा बेहतर थोड़ी ना होगी। थ्योरी कौन सी बेहतर होगी? आज की। तो धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। शोध चल रहा है, धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आ जाएगी। तो 5वां पॉइंट कौन सा आ जाएगा? स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण? क्षेत्र का। भाई जहां हमारे लिए प्रतिकूल अवस्था है वहां हम छोड़ देंगे। अभी यहां पर लाइट चली जाए, जो कि मान लो यहां पे लाइट चलेगी, और एक दूसरा कमरा यहां पर हो जहां पर हर समय लाइट रहती हो और पंखा भी चलता हो और वो खाली भी हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए एक काम करो, वहां क्यों नहीं चलते? वहां तो खाली कमरा है और लाइट भी रहती है, पंखा भी चलता रहेगा। तो आपका यहां से वहां क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। क्योंकि यहां अवस्था कैसी होगी? प्रतिकूल। वहां अवस्था कैसी होगी? अनुकूल। तो प्रतिकूल अवस्था से निकलकर आप कहां पहुंच जाएंगे? अनुकूल अवस्था में। तो हो ना हो, इन लोगों ने भी प्रतिकूल अवस्था से निकलकर अनुकूल अवस्था में स्थानांतरण अपना कर लिया होगा। फिर एक पॉइंट आता है कि अगर इसका स्थानांतरण हो गया तो वो है कहां? प्रश्न तो ये बनता है कि फिर वो हड़प्पा वासी जो उस समय स्थानांतरित हो गए थे, वो आज कहां हैं? तो अगर अपनी थ्योरी की बात करें, तो जो वर्तमान में जिनको हम कहते हैं आदिवासी, वो कौन है? वो हड़प्पाई लोग हैं। इसीलिए आदिवासियों को भारत का मूल निवासी कहा जाता है। आदिवासियों को आज भी भारत का मूल निवासी कहते हैं। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की लास्ट कहानी। ठीक है, आप लोग आर्य हैं या हड़प्पाई लोग हैं? मतलब विदेशी हो? हड़प्पाई हो? खाली चेंज हो गया है। आर्य कहने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हम आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, अभिजात हैं, कुलीन हैं। खैर मैं बताऊंगा, अभी आर्यों की ही हम तरफ चल रहे हैं। ये आपने उतार लिया है, इसको मिटा दे। ठीक है, कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमने आपको शायद नहीं दिखाए थे, तो लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य, और उसके आगे 2 लाइनें लिख लो। महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, उसके नीचे 2 लाइनें लिखो जरा। पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता मूलतः एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मूलतः एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। हालांकि इस सभ्यता में प्रमुख पुरुष ही होते थे। प्रमुख पुरुष ही होते थे, किंतु नर्तकी की मूर्ति, किंतु नर्तकी जी एवं स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, एवं स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा से ज्ञात होता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। निकला हुआ पौधा से ज्ञात होता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था, है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मकता का मतलब समझते हैं आप लोग?
माता माता महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। यहां पर मात्र सत्तात्मकता, सीधा सा ये सवाल आता है। ठीक है, अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक अगली सभ्यता में हम लोग प्रवेश करते हैं। ठीक है, और इस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। यानी वैदिक युग। वैदिक, बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने ये, कि तुम लोग अपनी वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हो। ऐसा सुना आप लोगों ने कि आज का समाज, आज के बच्चे, है ना, कि आजकल के बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। उनसे पूछ के देखिए कि तुम्हारा कल्चर क्या है, फिर वो खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उनको खुद अपना कल्चर नहीं पता है। आज इस समय जो भी आप लोग बैठे हो, शायद ही आपको उस कल्चर के बारे में मुख्य रूप से पता हो। जो आपका परिधान है, परिधान का मतलब जो आपके कपड़े हैं, वो हमारा प्राचीन कल्चर नहीं है। जो पैंट शर्ट चल रहे हैं आजकल, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये पश्चिमी है। केवल धोती चलती थी, कुर्ता भी नहीं। जैसे गांधी जी आधी धोती पहनी, आधी ऊपर डाल ली, वो हमारा कल्चर है। हम लोगों ने सब पश्चिमी सभ्यता से एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले वो भारी भारी पैंटें आई थी, है ना, चलने लगी। नहीं, चल तो वो रही है खैर अब, लेकिन वो चल रही है महिलाओं में। उस समय का जो, उस समय की जो पैंट थी, वो आज का प्लाजो बन गई है ना। शायद ऐसा ही है, क्योंकि वो भारी भारी सा वो पहनते हैं आजकल। ऐसी पेंटिंग हुआ करती थी एकदम। खैर, चलो बात करते हैं हम लोग उस कल्चर की जिसे हम कहीं ना कहीं आज के रूप में अपनाए हुए हैं। लेकिन क्या सच में केवल आर्यों का ही कल्चर था वो जो हम अपनाए हुए हैं? क्या हमको हड़प्पा सभ्यता ने कुछ नहीं दिया? बहुत कुछ दिया। हमें हल जोतने की कला उन्होंने दी, हमें खेती करना उन्होंने सिखाया, हमें व्यापार करना उन्होंने सिखाया, विनिमय कैसे करते हैं ये हमको उन्होंने ही सिखाया। फर्क केवल इतना होता है कि भीड़ में जो ज्यादा बोलना जानता है, चलती उसकी है। समाज में यही है कि जो जितना ज्यादा, भीड़ चाहे कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, अगर कोई ज्यादा बोल लेता है तो उसी को याद किया जाता है कि देखो उसने अपनी बात को सही सही रखा है। भले ही उससे ज्यादा ज्ञानी लोग उस भीड़ में बैठे होंगे और वो खड़े होकर सोच भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन कहां पे बोला जाए कहां पे ना बोला जाए, वो इसके मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन बीच में कोई खड़े होकर बोलने लगा, चलो भाई, बस उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आया पॉइंट हमारा आज? वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जैसे मैडम की बात हुई, उसको रोका है ना 16 तक क्लास को जी, तो क्या 14 को बच्चे, तो हमारा स्थानांतरण हो जाएगा अब। ठीक है, ये जो वैदिक शब्द है, ये संस्कृत के वेद से बना है। संस्कृत के वेद से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो कह सकते हैं कि इतिहास की शुरुआत जो ज्ञान के रूप में होती है, वो इस काल से मानी जाती है। किस सभ्यता से? ये हम यूं कहें वैदिक काल से। तो कहोगे फिर ये काल कब से शुरू हुआ? पॉइंट तो ये भी आता है। तो इस काल की शुरुआत हो जाती है 1500 ईसा पूर्व से, और कब तक चलती है? 600 ईसा पूर्व तक। अगर कहीं 1200 चल रही है तो उस पर काली हेडिंग घुमा दो, सॉरी उठाना जरा। अगर कहीं लिखा है तो हो सकता बाय मिस्टेक किसी मतलब प्रिंट रॉन्ग प्रिंट हो गया हो। कब से मिलती है?
1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखें, अभी तक हमारे यहां लोहे का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लोहे का विकास होने से बहुत सारी घटना एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। अब क्या क्या होगा वो हम अभी लोग देखेंगे, इसी काल में लोग देखने वाले। लेकिन अभी तक तो लोहे का विकास नहीं हुआ है। अभी तक कौन कौन सी सभ्यता चली? पहले चली थी पाषाण, फिर आई ताम्र पाषाण, फिर आई ताम्र, और उसके बाद में आई कांस्य। कांस्य का मिश्रण मतलब कैसे करके निर्माण हुआ है? टिन और तांबा मिलाकर के। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन भी थी, आपको कल बताया होगा ये बात कि कांस्य का निर्माण हो गया था। तो वेद का अर्थ यहां पर क्या होता है? ज्ञान। और वेद किससे लिया गया है? संस्कृत के शब्द से लिया गया, मतलब भाषा से लिया गया है। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि इसका मतलब है कि संस्कृत जैसी भाषा उस समय शुरू हो गई थी। सोचने वाली बात है कि शुरू हो गई थी, तभी तो ये शब्द यहां से निकल के यहां आया, और इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान का प्रसार किसने किया होगा? तो एक नाम आता है, वो आता है आर्य। कि आर्यों ने इस ज्ञान का प्रसार किया। कहां से ज्ञान लेके आए होंगे? अब प्रश्न भी आता है। रसिया से, रसिया टू सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आर्य थे वो कौन थे? विदेशी थे। कुछ लोग मानते कि नहीं, ये कौन रहे होंगे? भारतीय रहे होंगे। अब कई सारी बातें हैं, कौन कौन क्या क्या कहते हैं, ये हम लोग पॉइंट अभी देखने वाले हैं। तो जिसकी हमने शुरुआत की है, ये क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल है। इसे कहते हैं वैदिक काल। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से। वेद शब्द किससे लिया गया है? और इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और इसका प्रसार किसने किया है? आर्य। मूलतः आर्यों को भारतीय नहीं माना जाता है। क्या मानते हैं? विदेशी। अगर विदेशी हैं तो कहां से आए, और किसने कहा ये विदेशी हैं? पॉइंट तो ये भी बनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये है एक जगह है जिसका नाम है बोगज कोई। क्या नाम है इसका? बोगज कोई। और जगह है मध्य एशिया। क्या है ये? मध्य एशिया। अगर हम जगह की बात करें तो तुर्की बोल सकते हैं हम लोग, कुछ क्षेत्र ईरान का बोल सकते हैं। ठीक है। यहां से ये आए कौन? आर्य। हमसे ये बात किसने कही? हमसे एक बात ये कही है कुछ व्यक्तियों ने, जिनमें प्रमुख थे, जिनका नाम था प्रोफेसर मैक्स मूलर। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर मैक्स मूलर। 1853 में इन्होंने यह डिसाइड कर दिया कि जो आर्य थे वो श्रेष्ठ थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। यानी जो व्यक्ति आर्य है वो कौन है? श्रेष्ठ है। इसको इन्होंने बोला है अभिजात, इसको इन्होंने बोला है कुलीन 53, और इसको इन्होंने बोला है उत्तम। जितनी भी अच्छाइयां थी वो किसमें भर दी? आर्यों में। अब पता नहीं कितने पैसे दिए थे आर्यों ने ये बात प्रोफेसर मैक्स मूलर को कि सारी अच्छाइयां किसमें भर दी? आर्यों में ही। खैर कोई बात नहीं, कहानी शुरू हो गई। अब एक काल तो बहुत बड़ा है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, एक लंबा समय हो गया ना। तो जब काल बड़ा है तो बीच में ऐसी कोई घटना घट जाती है कि हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से काल में? पहला होता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो हमारे मन में एक प्रश्न तो आना चाहिए कि इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि दो कालों में बांट दिया और हमको पढ़ने के लिए विवश कर रहे हैं, है ना? तुम लोगों का काम बढ़ गया नहीं बढ़ गया? काम तो हमारा ही बढ़ गया है, तुम्हारा नहीं बढ़ा है, सबका बढ़ा है। मजबूरी है ना कहने की, ये सब झूठी दिलासा है दिल को देने की। हुआ यूं कि 1500 के पश्चात में 1000 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी घटना घटी।
अब वो थी लोहे का विकास। जैसे स्मार्टफोन आ जाने से सब कुछ बदल गया है। तुम लोगों ने कभी बिना फोन के कोई जीवन जिया है? बचपन, मेरे ख्याल से लगभग में बचपन से ये तो देखते आ रहे होंगे कि ये मोबाइल है, लेकिन तुम्हारे सामने ही मोबाइल आया, ऐसी कोई घटना घटी? कभी नहीं घटी है। जब तुम लोग जब होश संभाला होगा तो मोबाइल रहा होगा ना? नहीं था। हाँ, मतलब मोस्टली बच्चों के सामने मोबाइल उपलब्ध रहा होगा। स्मार्टफोन तुम्हारे सामने ही आया है। अगर हम कहें कि भारत में डिजिटल क्रांति कब से शुरू हो गई, तो कुछ उत्तर होगा आपका? नहीं, कुछ दिमाग लगाओ। वर्तमान में आप लोग कौन सी सिम यूज करते हो? मोस्टली लोग जियो। 4G की शुरुआत किसने की भारत में? जियो से ना। कहते हैं डिजिटल क्रांति जियो ने ही लाई थी, उसी के द्वारा शुरुआत हुई। उन्होंने फ्री में 3 महीने का रिचार्ज दिया। कभी लाइन में लग के रिचार्ज मतलब सिम ली थी? नहीं ली थी। बहुत कम बच्चे होंगे। 2015-16 में शुरुआत हो गई थी इसकी। 3 महीने का रिचार्ज फ्री था। 4G डेटा का आनंद क्या होता है वो जियो ने ही सिखाया और लत लगाई है ना। आजकल रील्स में तो लत सबको पता होगी। लोहे का विकास हो गया। लोहे का विकास होने से क्या होता है कि हथियार तगड़े तगड़े बन जाते हैं, कृषि व्यवस्था अच्छी हो जाती है और फिर एकदम विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये मैं सिर्फ 1-2 लाइन ही बताई है, हम इसकी बात करेंगे बाद में। सिर्फ आपको बताना यह था कि इनको 2 भागों में क्यों बांट दिया। तो अगर हमने ये कहा कि 1000 ईसा पूर्व में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक मानेंगे हम इसको? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। जाहिर सी बात है ना। और फिर उत्तर वैदिक काल कब से हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैसे एक बात है, आज पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा है, काफी शांति है आज। इसका मतलब शोर लड़के ही करते हैं। अच्छा, चलो ये बात क्लियर हो गई कि वही करते हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये भी आता है कि इस काल का विभाजन किसने किया होगा? क्या कोई ऐसे विद्वान रहे होंगे? क्या आप उनका नाम नहीं जानना चाहोगे? उनका नाम था विंटरनित्ज। क्या नाम था उनका? विंटरनित्ज। विंटरनित्ज ने इसको 2 भागों में बांट दिया था, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक। ये 600 है, 6000 कैसे हो जाएगा? लिख गया? मिटा दें इसको? ठीक है। अब हम लोग जिस काल की बात करने वाले हैं उसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। यही तो हम पूछ रहे थे। थ्योरी लिखना चाहो तो लिखवा भी देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ऐसे सुन तो लोगे लेकिन 3 से 4 दिन बाद सब भूल जाओगे, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एक बार चीजों को सुन लिया और फिर दोबारा वो हमेशा के लिए याद हो जाए। इसे मिटा दें दोबारा से। तो जिस काल की अब हम लोग बात करने वाले हैं उसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको एक विशेष प्रकार के ग्रंथ से मिलती है, इसका नाम क्या है? ऋग्वेद। अब वेदों को तो नाम आपने सुने होंगे। कितने वेद हैं हमारे यहाँ? कौन कौन से? बोला सबने लेकिन समझ नहीं आया। सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है 2007 में। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है
जिसको 2007 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। अगर ये सबसे प्राचीन है और हम ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस काल की जानकारी हमको किससे मिलेगी? ऋग्वेद से ही मिलेगी। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या उस समय रहा होगा और इसका क्या क्या सिस्टम रहा होगा। चलो ठीक है, पहला पॉइंट आता है भौगोलिक विस्तार। किसका? आर्यों का। वैदिक काल जो सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य थे, वो कहां से कहां तक रहे होंगे, कितने जगह में उनका विस्तार रहा होगा। तो जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि मध्य एशिया से आए हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर। कुछ लोग, अविनाश चंद्र दास जैसे लोग कह रहे हैं कि वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब हो गया 7 नदियों का क्षेत्र। कौन सा? इसका मतलब है कि जिस क्षेत्र में ये निवास करते थे उस क्षेत्र में 7 नदियां रहती होंगी। कम से कम 10-12 क्लास हैं। वो यहां किसी बच्ची के पेरेंट्स का फोन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने फोन किया था मुझे सुबह। अब उनका आ रहा है। अगर किसी की संभावना हो कि वो मुझे कॉल करेंगे तो उनको बता दो आप लोग। 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों के क्षेत्र का मतलब हो गया कि किसी ना किसी 7 नदियों के नाम भी रहे होंगे। तो पहला नाम आता है सिंधु नदी, जो सबसे खास नदी मानी जाती है। उसके अलावा एक नदी का नाम और आता है जिसे हम लोग कहते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का नाम सुना आप लोगों ने? देखी है? क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, केवल उसका नाम है, नदी इस समय नहीं है, वो लुप्त हो गई है। दूसरा नाम है इसका सतुदरी। ये आपने नाम सुना है? लो, आप सुना है? सतलज। क्या बोला गया उसको? ये जो नाम हमने लिखा है ये प्राचीन नाम है जो वेदों में है। हैं? नदी तमा कहते हैं उसे। वो कहते हैं सरस्वती को। बताएंगे अभी हम क्या पॉइंट है उसका। ठीक है। एक आती है वितस्ता, एक आती है अस्किनी, एक आती है परुष्णी। ठीक है। हम बोल रहे हैं अस्किनी। कितनी सुंदर राइटिंग मेरी। तुम लोग ऐसे करते हो। चलो चलो, मैं फिर से लिखता हूं सुंदर सुंदर सजावट में। क्या नाम था? वितस्ता। देखो क्या राइटिंग है। ठीक है। अस्किनी और एक आती है परुष्णी। वितस्ता हो गई ब्यास, अस्किनी हो गई चेनाव, परुष्णी हो गई है, नहीं वितस्ता हो, हाँ एक और विपाशा, सॉरी नहीं सही है, एक हो गई विपाशा, इसका नाम है शायद झेलम। कितनी नदियां हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है। ये जो 7 नदियां थी इनको क्या कहा गया है? सप्त सैंधव प्रदेश। किसने माना है? अविनाश चंद्र दास ने। अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि जो आर्य थे वो मूलतः कहां के निवासी थे? सप्त सैंधव प्रदेश के। जबकि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा है कि वो कहां के थे? मध्य एशिया के थे, यानी बोगज कोई से वो आर्य होंगे। लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण है ऐसा कि हमें लगे कि वो बोगज कोई से आए होंगे? दरअसल हमारे पास एक 1400 ईसा पूर्व से एक मिला हुआ शिलालेख है जिसे कहते हैं बोगज कोई का शिलालेख। जी, सबसे लास्ट में विपाशा, परुष्णी, परुष्णी,
पड़ोसिनी नदी का नाम जगह नहीं है। अस्किनी, बितस्ता, ये सतुद्री है। मैंने सुधारने का प्रयास बहुत किया, लेकिन मेरे हाथों ने कहा कि ना बेटा ना, हम ना सुधरने के। नहीं, और ये सारी हैं, और ये सारी नदियां इस समय हैं, कौन सी नहीं रहेगी केवल, और जबकि इसी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, और यह उस समय की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सरस्वती नदी कैसी? सबसे पवित्र नदी, और सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जिस गंगा का उल्लेख हम लोग बार बार करते हैं, जो किसी ना किसी रूप में आप नाम ले ही लेते होंगे, गंगा का सम गंगा मां, गंगा तेरा पानी निर्मल, ऐसे इस टाइप से, उस गंगा का प्रयोग ऋग्वेद में केवल एक बार है, केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का प्रयोग 3 बार है। जिनका उल्लेख बार बार है वो वर्तमान में है नहीं, और जिनका उल्लेख ही नहीं है वो हमारे यहां है। हमारी नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख 31 बार है। टोटल जो हमारे वेद हैं, वेदों में कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 का। जबकि अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। केवल ऋग्वेद में कितनी हो गई? 25। बाकी के वेदों में टोटल मिलाकर के 25 और प्लस, मतलब 25 और 6 कितनी हो गई? 31। तो 25 6 56। 6 नदियों का उल्लेख अन्य जगहों पर है, और केवल 25 नदियों का उल्लेख किसमें हो गया है? ऋग्वेद में। ये इतनी पवित्र नदी थी सरस्वती कि इस नदी को नाम दिया गया नदीतमा, मातेतमा एवं देवीतमा। ये नाम किसके हैं? सरस्वती नदी के। इसको इतनी पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़े हम लोग। अगर हम बात करें कि क्षेत्र के हिसाब से कि कहां कहां पर भारत के संदर्भ में कहां कहां से कहां कहां तक रहे होंगे, तो हम पहला पॉइंट ले लेंगे अफगानिस्तान। दूसरा पाकिस्तान, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये यूपी तो हम लोग आज बोलते हैं, इससे पहले जो क्षेत्र था ये उत्तर भारत का पूरा संयुक्त प्रांत ही इसको बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे। और इस संयुक्त प्रांत में पूरे क्षेत्र में किसका निवास हो गया था? आर्यों का। इन क्षेत्रों के 2 नाम और दिए गए। पहला नाम दिया गया ब्रह्मवर्त प्रदेश, जो था सतलज से लेकर के यमुना नदी तक। सतलज नदी आपने नाम सुना है, यमुना भी सुना है। अगर मैं कहूं कि इमेजिन करो, तो भारत के नक्शे में इमेजिन कर पाओगे? कह दो हम कोई भारत का नक्शा देखा ही ना। अच्छा, बनाया था वही देखा था। जैसे मान लीजिए बना दूं, है कहां क्या लिखा है? ब्रह्मवर्त प्रदेश, कुछ नहीं, ब्रह्मवर्त प्रदेश। ये जो क्षेत्र था यह सतलज से लेकर यमुना तक, कहां तक का क्षेत्र है ये? सतलज से लेकर के यमुना तक। फिर एक और क्षेत्र का नाम आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। और ये जो क्षेत्र था ये गंगा दुआब तक था, यमुना से लेकर के गंगा दुआब तक। ब्रह्मर्षि प्रदेश।
मुझे लग रहा है जब थ्योरी लिखाऊंगा तभी आप लोग सही लिख पाओगे, वरना इतनी बढ़िया बढ़िया राइटिंग तुमको समझ में तो बहुत आ रही होगी। आ रही है? नहीं, मैं अब थोड़ा सा सुधार करूंगा, क्योंकि यहाँ मोस्टली बच्चे केवल 10+2 करे हुए हैं जो। हाँ, ये यमुना से लेकर के गंगा दोआब तक। गंगा दोआब का मतलब हो गया कि पूरा गंगा का क्षेत्र, इसको क्या कहा गया है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो पहला क्षेत्र कौन सा था? सब सिंधु प्रदेश, दूसरा ब्रह्मवत प्रदेश, और तीसरा। फिर बाद में क्या होता है कि जो आर्यों के जो राजा थे, उन राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ। एक राजा अलग और 10 राजाओं का समूह अलग। मतलब एक राजा थे सुदास, वो सुदास राजा अकेले और 10 राजाओं का समूह अलग, उनके बीच में युद्ध हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके, पहले तो यहां लिखते हैं, जो युद्ध हुआ था उसका नाम था दशराग्य युद्ध। क्या नाम था इसका? दशराग्य युद्ध। इसमें एक राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास वर्सेस 10 राजाओं का समूह। अब पॉइंट ये भी आता है, इच्छा ये भी जागृत हो सकती है आपके अंदर कि युद्ध हुआ क्यों था, है ना? बात तो सही है। खैर, तो युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विश्वामित्र, नाम तो सुने ही होंगे ये वाला, और एक थे गुरु वशिष्ठ, है ना? चलो इनकी कहानी थोड़ी सी बात करते हैं, 2 मिनट। गुरु वशिष्ठ को हटा दिया था इनके पद से एक राजा ने। इनको फिर गुस्सा आई, क्योंकि ये गुरु थे, बोले सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा, श्राप वगैरह से काम चला नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, 10 राजा इकट्ठे किए और इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये राजा, जाहिर सी बात है कि इन राजाओं में कुछ लोग यहां के भी लोग थे, आर्य नहीं थे वो। कहा जाता है कि 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। अनार्य का मतलब हो गया कि वो आर्य नहीं थे, वो भारत के हो सकता है मूल निवासी रहे होंगे। जिन हड़प्पा वासियों का स्थानांतरण हुआ था वो उसके मूल निवासी रहे होंगे। तो युद्ध हुआ, राजा सुदास के पास शक्ति ज्यादा थी, इन्होंने इन सबको हरा दिया, सबको हरा दिया। सबको हरा दिया तो ये जिस जिस क्षेत्र के रहे होंगे उस क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि इनका कब्जा हो गया होगा। जैसे मान लीजिए केवल इस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, यमुना नदी आ गई, फिर गंगा आ गई, और ये यहां से सतलज गई थी ऐसे करके। दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा है? मान लीजिए सतलज यहां से गई है, इस जगह से सतलज ऐसे कर गई है, तो सतलज से यमुना तक का क्षेत्र क्या कहलाया है? ब्रह्मवर्त प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा यमुना से लेकर के गंगा दोआब तक का क्षेत्र कौन सा हो गया है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। इसी की तो हम लोग बात कर रहे थे। ये लोग यहां तक पहले थे केवल आर्य लोग, लेकिन यहां पर कुछ राजा अलग अलग जगहों पर निवास करते थे। जो जाहिर सी बात है, जो हड़प्पा के जो स्थानांतरित लोग होंगे वो रहे होंगे, वो लोग भी राजा वाली प्रक्रिया अपनाते रहे थे। तो उन लोगों ने मिलकर के किसके खिलाफ युद्ध किया था? राजा सुदास। लेकिन इनकी जीत हो गई, तो अब इनका जो पूरा जो क्षेत्र था यहां से बढ़कर के कहां तक हो जाएगा? नीचे तक। तो आपको भारत के अलावा एक और नाम मिलेगा, आर्यावर्त। क्या आपने ये नाम सुना, भारत का नाम? भारत को आर्यावर्त तो कहते हैं। तो ये उसके बाद से क्या कहलाया जाने लगा? आर्यवर्त। राजा भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, वो भी एक आर्य ही माने जाते हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने पूरा क्षेत्र जीत लिया, जो यहां से लेकर के यहां तक आ गए, तो इस देश का नाम क्या हो गया? आर्यवर्त। ठीक है, जम्बू द्वीप भी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? रामायण में इसका जिक्र है, जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें इसका जिक्र है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, है ना? ये सब इसके ही नाम है। लगभग 7 नाम आते हैं, लेकिन आप लोग केवल 4 नाम जानते होंगे शायद। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यवर्त, है ना?
जम्बूद्वीप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये था इनका क्षेत्र कि इनका कहां तक विस्तार रहा होगा, और बाद में धीरे धीरे करके क्या हो गया, पूरा इंडिया में हो गया, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन की, मिटाएं इसको। इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, क्या लगता है कि ये लोग कैसे रहते होंगे? विकसित थे, अविकसित थे? विकसित थे, सही बोल रहे हो, विकसित थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय या ग्रामीण? कैसी थी? लेकिन ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। यहां पर जो इनका प्रमुख पेशा था वो था पशुपालन। प्राथमिक पेशा हमने नाम बोला है, प्राथमिक का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा काम क्या होता था, पशुपालन, और जो कृषि था वो था द्वितीयक। ये पेशा हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक। अगर टाइम बचा पशुपालन से तो किस पर ध्यान दिया, कृषि पर। दूसरा जो समाज था हमारा हड़प्पाई समाज, वह मातृ था या पितृ था? कौन सा समाज था? कौन सा समाज था? मातृ सत्तात्मक, पक्का? हड़प्पाई समाज, अभी तो बताए थे 10 मिनट पहले, माताओं को पूछते थे इसीलिए पितृ सत्तात्मक था। वो समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, और ये समाज कौन सा है, पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक होते हुए भी समाज में स्त्रियों को एक उचित स्थान प्राप्त था, अर्थात स्त्रियों की बातों को सुना जाता था, उनको धार्मिक अनुष्ठानों में, राजनीतिक कार्यविधियों में भाग लेने का अधिकार था। इसका मतलब है कि हो ना हो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार रहा होगा। किसका अधिकार था स्त्रियों को? अगर किसी समाज की, कहते हैं कि अगर किसी समाज को सुदृढ़ मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उस घर की स्त्री को शिक्षा दो। वह खुद शिक्षित होने के साथ साथ तुम्हारे पूरे घर को शिक्षित कर देगी। तो अगर कोई स्त्री शिक्षित है तो क्या वह किसी भी प्रकार की कुरीति का समर्थन करेगी? कुरीति या कुप्रथा का मतलब यह होगा कि किसी ऐसी प्रकार की प्रथा जो समाज को नुकसानदेह हो। तो जरा सोचने वाली बात है कि क्या इस समय सती प्रथा होगी? अगर स्त्रियां शिक्षित हैं तो नहीं होगी। क्या इस समय पर्दा प्रथा होगी? क्योंकि स्त्री विरोध कर सकती है। आजकल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो घूंघट जो जमीन पे चला जाता है उसको संस्कृति मानते ना। किस प्रकार की संस्कृति? ऋग्वैदिक काल में तो ये संस्कृति नहीं है। आप इसे संस्कृति बोल रहे हैं कि अब स्त्रियां अब सूट में घर में रहती हैं। सुना होगा ना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि तुमको साड़ी नहीं पर मिलता क्या? नहीं पहने हमारी इच्छा है। उनकी प्रथा नहीं थी ये। सती प्रथा का मतलब आप लोग समझते हैं? किसी स्त्री का पुरुष अगर, हाँ, एक्सपायर डेट उसकी निकल गई है, मर गया है, तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था। प्यार से नहीं, जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। स्त्रियों के हाथ पैर को बांधकर उस पुरुष के साथ में उसको जबरदस्ती बांध दिया, उसकी चिता में और आग लगा दी। स्त्रियां चीखती रहती थीं लेकिन कोई भी ध्यान, और उसको मानते थे समाज का हिस्सा। दूसरा पॉइंट यह कि हमने इस प्रक्रिया को या इस कुप्रथा को थोड़ा सा धार्मिक रूप देने के लिए हमने एक कहानी गढ़ी। अब कहानी का नाम सुना होगा आपने, सती अनुसुईया, है ना? कि वो सती थी, उनके अंदर इतनी ताकत थी, जो सती हो जाता है वो इतनी ताकतवर होती है। हमने ऐसी कहानियां अपने आप बनाई हैं।
अपने आप बनाई है ताकि हम स्त्रियों की मानसिकता को अपने कब्जे में कर सकें। वर्तमान समय में एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक कहानी चलती रहती है। एक बाप समझाता है अपनी बेटी को कि देखो मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उस पर कवर चढ़ाते हैं। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? ताकि हम स्त्री को किसी ना किसी प्रकार से इमोशनल करके उसको अपनी बातें मनवा सकें। ये कुछ नहीं है, सिर्फ पुरुष प्रधान समाज का ही एक वक्तव्य है। पुरुष ने कभी नहीं चाहा कि स्त्री हमसे आगे निकलकर हमारी बराबरी करे। अब सोच रहे हो सर जी आप ऐसी बातें कह रहे हैं, ये सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे समाज को स्वीकार करना पड़ेगा और हमारे जैसे मतलब जिस जेंडर से हैं उस जेंडर को स्वीकार करना पड़ेगा। कभी चाहा ही नहीं हमने। जिस प्रकार से शूद्र समाज को या कह सकते हैं कि अंत्य समाज को हमने दबा के रखा है, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी दबा के रखा गया आज तक। किसी भी क्षेत्र में आपको 10% से ज्यादा स्त्रियां नहीं मिलेंगी, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, और प्रशासनिक में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। स्त्री अगर मर गई तो पुरुष को दबा दें, है ना? पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हो सकता है प्राकृतिक रूप से ही सही पुरुष स्त्रियों से बलशाली है शारीरिक रूप से। 14 की क्लास नहीं रहेगी, मैम का भी मैसेज है 17 से लगेगी। ठीक है, ठीक है। इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा शारीरिक बल उसमें ज्यादा होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही प्रक्रिया चली शुरू से लेके अब तक। फिर आप कहोगे कि क्या कोई नियम नहीं था? नियम था, राजा का नियम था। और राजा किसके द्वारा युद्ध जीतते हैं? पुरुषों के द्वारा या स्त्रियों द्वारा? अब पुरुषों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, तो राजा क्या ऐसे नियम बनाएगा जो पुरुषों के खिलाफ हों? राजा वैसे नियम बनाएगा जो पुरुषों के लिए अच्छे लगे, ऐसे नियम बनाएगा ना। तो इसीलिए ऐसे ही नियम बने। हालांकि अब संविधान है, शुक्र मनाओ आप लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, भगवान की जगह उनकी पूजा करो कि उन्होंने आपको अधिकार दिया। अगर वैसा महापुरुष पैदा नहीं होता तो आज आप लोग इस क्लास में नहीं बैठे होते, घर पे भी होते, वो भी घूंघट में। 7 साल की उम्र में शादी हो गई होती। मनुस्मृति कहती है कि एक 7 वर्ष की कन्या का विवाह उसके 3 गुना अधिक उम्र के पुरुष से कर दी जाए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं है ये बात। तो बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने आपके आयु में परिवर्तन कर दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया है। साफ साफ संविधान में लिख दिया है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। शुक्र मनाओ उनका, उनकी जीवनी को पढ़ो। उनके साथ अगर आदमी होता ना राजनीति में जाने वाला, तो आज केंद्र में गांधी परिवार नहीं होता, अंबेडकर परिवार होता। उनके एक एक वक्तव्य से पूरा भारत कहीं भी जा सकता था, इतने महान व्यक्ति थे वो। उनको किसी दलित या किसी जाति व्यवस्था से जोड़ के मत देखना, महान व्यक्ति थे हमारे क्रांतिकारियों में। खैर मैं वापस आता हूं यहाँ पे। क्या नहीं थी? सती प्रथा। और दूसरी क्या नहीं थी? पर्दा प्रथा। और एक और प्रथा थी जिसे हम लोग कहते थे बाल विवाह। अपनी दादी से कहानी सुनना कि डलई डलवा की शादी कैसे होती थी। डलई डलवा ना, बच्चा 6 महीने का है, पड़ोसी ने कहा कि अपने लल्ला को हमारी शादी करवा दियो। अब लड़की भी 2 महीने की है, उसको डलवा में रखा, लड़के को डलवा में रखा और उन दोनों का विवाह करा दिया। ये प्रक्रियाएं चलती थी उस समय। अब होता क्या था कि 5 या 6 माह बाद या 5 या 6 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद किसी प्रकार से लड़का मर गया, अब लड़की विधवा हो गई। लड़की क्या हो गई है? विधवा हो गई है। अब वह विवाह नहीं कर सकती। उसने अपने पति को देखा भी नहीं और वो विधवा हो गई। अब विधवा के नियम क्या थे? विधवा के नियम थे कि वह नमक मिर्च नहीं खाएगी, तला भुना खाना नहीं खाएगी, किसी प्रकार का ऐसा वस्त्र नहीं पहनेगी जो सुशोभित हो, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं। अरे तो इससे अच्छा उसे मार ही दो,
क्या करेगी जी के? इसी क्रम में कौन सी प्रक्रिया चलाएगी? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस प्रक्रिया विधवा व्यवस्था को हटा दें, ये नहीं सोचा, क्या चला दिया? ये था हमारा पुराना पुरुष प्रधान समाज। दूसरा, बाल विवाह की तो बात हो ही गई है। एक चीज और थी जो अच्छी बात थी उस समय ऋग्वैदिक काल में, कि विधवा पुनर्विवाह होते थे। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो वह पुनर्विवाह कर सकती है। हमने कभी यह नहीं पढ़ा होगा कि पुरुष यानी विधुर पुनर्विवाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर नियम लाने की जरूरत ही नहीं है, मर्जी होगी कर लेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप की बपौती है। हमने ऐसे ही समाज का निर्माण किया शुरू से। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रकार की प्रक्रिया चलती तो थी, मतलब नहीं चलती थी, और ये वाली प्रक्रिया चलती थी। अगला पॉइंट, मतलब ये तो हो गई स्त्रियों के रूप में। शिक्षा के रूप में विदुषी लोग हुआ करते थे। विदुषी का मतलब हो गया, जैसे हमने पुरुष में विद्वान पढ़ते हैं, स्त्रियों में कौन होती हैं? विदुषी। पुरुषों में विद्वान, स्त्रियों में विदुषी। तो कुछ हमको नाम भी मिलते हैं, लोपा, सिकता, इस प्रकार से कुछ नाम होते हैं। विश्वारा भी होता है, हालांकि और भी कुछ नाम होंगे। इसका मतलब है कि उस समय पुरुष ही ज्ञान नहीं देते थे, स्त्रियां भी ज्ञान देती होंगी। अगर सब कुछ आजादी है, शिक्षा का अधिकार है, तो क्या स्त्रियां अपनी मर्जी से विवाह भी कर सकती होंगी उस समय? नहीं, हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जब उनको इतने सारे अधिकार हैं, कर सकती होंगी ना। तो इस समय दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दो प्रकार के विवाहों में एक विवाह आता था जिसे हम लोग कहते थे अनुलोम विवाह, और दूसरा आता था प्रतिलोम विवाह। पहला अनुलोम, दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। ऐसा लग रहा कि इंटरकास्ट मैरिज होती थी उस समय। इंटरकास्ट लव मैरिज तभी तो होगी, घर वाले ढूंढेंगे तो फिर जाति, खानदान, गोत्र सब कुछ ढूंढेंगे ना। हमारे समाज की बड़ी मतलब विसंगति है, अजीब सी प्रक्रिया है कि लड़की के चाचा पापा मिलके लड़का ढूंढ देते हैं। कैसा है, कैसी बात करता है, लड़की को पता ही नहीं होता है। इतना धीरे समाज हमारा हो गया है कि अगर लड़की अपनी तरफ से अगर बात करने लगती है तो लड़की भागती हुई नजर आती है। इतना समाज हमारा धीरे है, इतना धीरे समाज है ये कि हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही जीवन साथी को अपने आप चुन ले। लड़कियों में ही नहीं है, पुरुषों में भी है। कोई लड़का जरा घर पे बोल के देखे, दे चप्पल, उसकी हालत खराब। आजकल लड़के भी नहीं बोलते फिलहाल। दूसरा, उच्च वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम विवाह क्या हो जाएगा? उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। अगर अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हैं तो अपनी मर्जी से विवाह नहीं भी कर सकती हैं, ये भी तो हो सकता है। तो अपनी मर्जी से आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू, जो अपने जीवन भर विवाह ना करे। तो क्या वर्तमान में कोई हमारे यहां ऐसा शख्स है जिसने विवाह ना किया हो, जिसे आप लोग जानते हो? कौन है?
अरे मायावती है नहीं है, उनको अमाजू कह सकते हैं। और कोई? योगी जी कन्या नहीं है। लता जी, लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी? मुझे लग रहा लता जी ने शादी की थी। मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन आ गई। आशा भोसले ने भी नहीं की थी। अच्छा, ये भी गलत जानकारी आई मेरे पास। तो इनको हम लोग अमाजू कह सकते हैं। और अमाजू कौन है? बंगाल की मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। वो बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है, ममता बनर्जी हैं। रेखा, ये अमाजू हैं। शादी की 3 बार। क्लियर कट जानकारी है एकदम। आपको विवाहों के बारे में बहुत अत्यधिक जानकारी है। नहीं, ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए, गलत बात नहीं, हर चीज में एक्टिव रहो। खैर कोई नहीं, तो ध्यान रखा, अमाजू अब तो नहीं भूलोगे। इसे कहते हैं आजीवन अविवाहित रहने वाली। अविवाहित रहने वाली कन्या। एक नाम कन्याओं को और दिया गया जिसको हम लोगों ने कहा है दुहिता। जी, क्या नाम दिया गया? दुहिता। दुहिता इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इन कन्याओं का काम होता था गाय का दूध दूहना। गाय का दूध दूहने वाली कन्या को क्या कहते थे? दुहिता। समाज में गाय का बहुत महत्व था। गाय को ना मारा जाए इसीलिए उसको घोषित कर रखा था अघन्या। क्या नाम था गाय का? अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। ना मारे जाने योग्य पशु, इसका मतलब यह है कि लोग मारते तो होंगे। कोई कानून कब बनता है? जब उस प्रकार के अपराध होते हैं। भाई अपराध होते हैं तभी तो कानून बनता है। तो साफ साफ कानून था कि गाय को कोई भी नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यानी ऋग्वैदिक काल में भी गाय को मारने पर मृत्युदंड था, या फिर देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। या तो उसको मृत्युदंड होगा या फिर उसको देश से बाहर निकाल देंगे। वर्तमान समय में हम लोग देश से बाहर जाने के लिए वीजा बनवाते हैं कि हमको देश से बाहर जाना है। उस समय ऐसे ही भेज देते थे। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे ही भेज देते थे तो दिक्कत क्या थी? चले जाते, आराम से जाके विदेशों में पैसा कमाते। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति विदेशों में जाता था उसको दोबारा से अपनी जाति में प्रवेश नहीं मिलता था। यही प्रक्रिया चली थी आधुनिक भारत में। तब आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति हो गई, क्योंकि ऐसा कानून बनाया था कि कुछ समय के लिए भारतीय सैनिक विदेश में जाकर के सेवा देंगे। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर आप विदेश में गए तो पुनः आपको उसी गांव में, उसी समाज में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये हमारी कुप्रथाएं थी इस प्रकार की तरह। अगला पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्त्रियों को तो सारी बातें हो गई यहां पर, ठीक है। पुरुष के रूप में क्या था कि इस समय वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था हमको मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसका उल्लेख किया गया है एक जगह, एक सूक्त है जिसको हम लोग कहा है, कहते हैं पुरुष सूक्त। दिखाई दे रहा है? पुरुष सूक्त।
पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक कोई विश्व में बहुत ही विराट पुरुष आया होगा, बहुत ही विराट पुरुष, और उसी के द्वारा 4 व्यक्ति पैदा हुए, जिनमें मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, और छाती से क्षत्रिय या भुजाओं से कह सकते हैं, जंघा से पैदा हुआ है वैश्य, और पैरों से पैदा हुआ है शूद्र। ऐसा कहा गया है। पॉइंट समझे? ऐसा केवल कहा गया है, जबकि सबको मालूम है कि ऐसा संभव नहीं है। हम लोगों ने उसका नाम दे रखा है, उस विराट पुरुष का नाम दिया है ब्रह्मा। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी ना, तस्वीरों हम लोगों ने उसको बना हुआ देखा है। मुख से एक कमल का फूल गया है, फिर उसमें एक व्यक्ति बैठा है, फिर जंघा से गया है, पैरों से गया है, और भुजाओं से गया है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया है? वर्ण व्यवस्था। अब बात करते हैं इसके मोटिव की, कि आखिर इसका मोटिव क्या था? यह कहने का कि 4 वर्ण होंगे। कौन कौन से? पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा और चौथा शूद्र। यहां तक की जो कहानी है, इसमें किसी प्रकार का अंतर्भेद नहीं है। अंतर्भेद इसलिए नहीं है क्योंकि इनको किसी भी प्रकार से निम्न श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसे यह है कर्म पर आधारित, यह वर्ण व्यवस्था किस पर है? अगर ये कर्म पर आधारित है तो अगर कोई ज्ञान देने का काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? अगर कोई पुलिस सेवा में है, सुरक्षा करता है, तो वो क्या होगा? वो। अगर कोई व्यापार करता है तो क्या हो जाएगा? वैसे। और अगर कोई अन्य काम करता है, चाहे वो खेती हो गई, अन्य काम हो गए, साफ सफाई हो गई, या रोड बनाने का काम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? यहां पर एक शब्द क्या दिया हुआ है? मान लीजिए किसी प्रकार से मेरे बेटे ने कहा कि मैं टीचर बनूंगा। मान लीजिए मैं शूद्र हूं और बेटे ने कहा कि मैं टीचर बनूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? अब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि नहीं, मेरे को ना तो व्यापार करना है, ना मेरी भुजाओं में ताकत है, तो मैं अन्य काम करूंगा, तो उसका बेटा क्या कहलाता? क्योंकि प्रक्रिया कहां पर है? ऋग्वेद में एक सूक्त लिखा है, एक वाक्य, कि मेरी मां अनाज पीसती है, पिता मेरे पढ़ाते हैं, और मैं व्यापार करता हूं। अर्थात एक ही परिवार में सभी वर्ण के लोग हो जाते थे और उनको निम्न श्रेणी से नहीं देखा जाता था। हमारा समाज जितना ज्यादा विकसित होता जाता है, उसके अंदर उतने ही उसके भेदभाव होने लगते हैं, उसके कार्यों में अंतर दिखाई देने लगता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में हम सच्चाई को भूल जाते हैं। आपके ही घर में अगर कोई अच्छा कमाता है, 1 लाख रुपए सैलरी है, तो उसका घर में सम्मान ज्यादा होगा, और अगर कोई कम कमाता है या किसी का कार्य है कुछ और, केवल खेतीबाड़ी करना, तो उसका इतना सम्मान नहीं होता। ये खुद आंखों देखा हाल है, ऐसा होता भी है। तो ये जो अंतर्भेद पैदा किए हैं, ये हमने स्वयं किए हैं, किसी और ने नहीं किए। अब ये प्रक्रिया किस काल की है? ऋग्वैदिक काल की। अब क्या कोई ब्राह्मण चाहेगा कि मेरा बेटा नाली साफ करे? या कोई सैनिक चाहेगा? अगर कोई मार्शल चीफ है आर्मी में, वो चाहेगा कि मेरा बेटा जाके सफाई कर्मी का फॉर्म डाले? तो हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, और हम फिर इनको शूद्रों में से भी नीचे हम एक और कैटेगरी बनाते हैं बाद में, इसको कहते हैं अंत्यज। क्या नाम आता है? अंत्यज। अंत्यज का मतलब हो गया कि इन चारों कैटेगरी में तुम आते ही नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो। इस प्रकार की प्रक्रिया चलेंगी, हालांकि धीरे धीरे अभी हमको मालूम चलेंगी, जरा अभी तो शुरुआत हुई है। यह था हमारा समाज और ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, यहां तक की बात सही पहुंची है? अब तक नहीं पहुंची है। पहला पॉइंट है कि समाज मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक था। पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन स्त्रियों की दशा अच्छी थी, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार था। सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा
बाल विवाह भी नहीं होते थे, विधवा पूर्ण विवाह होते थे। मतलब स्त्रियां भी शिक्षा देने का काम करती थी, उन्हें क्या कहते थे? विदुषी। कुछ एक आध नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि उस समय ऐसा माना जाता है कि दास प्रथा थी। दास प्रथा उस समय रही होगी, लेकिन विद्वान जो यूनानी विद्वान थे या यूरोप के विद्वान थे वो ये मानते थे कि दास प्रथा भारत में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो रोमन में जो दास प्रथा होती है उसमें क्या होता है कि दासों को काम करने के पश्चात उनके हाथों में बेड़ियां डाली जाती हैं। बेड़ियां डाल दी हाथों पैरों में, अब भोजन उनको वो दिया जाता है जो पिंक पिग को दिया जाता है। पिंक पिग का मतलब होता है कि जो गुलाबी सुअर होते हैं जो यूरोप में पाए जाते हैं, उनको जो भोजन मिलता था वो मिलता था भोजन वहां के दासों को। जबकि हमारे यहां जो दास होते थे वो स्वतंत्र होते थे, उनका काम था घरों में खाना बनाना, घरेलू कार्य करना। वो ऐसे काम करते थे जैसे कि घर में हमारी अगर कोई सदस्य ऐसी है जो कोई बाहर का काम नहीं करती है तो उसको सारा काम घर का दे रखा है, इसी प्रकार से वो काम करते थे। तो ऐसा मानते हैं यूरोपीय विद्वान कि दास प्रथा भारत में नहीं थी, लेकिन सही मायने में दास प्रथा थी हमारे यहां, ठीक है। ये बात स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। ये आपस की बातें हैं तुम्हारी, प्यार से उसने उठा ली कॉपी, दे देती, ऐसी बात नहीं। खैर बात को कोई बात नहीं। तो दास प्रथा उसमें थी, ये बात मान लें आप लोग, ठीक है। मान ली तुम लोगों ने? स्टुअर्ट पिगट। इधर लिखें, देखो मैं अच्छी राइटिंग लिख रहा हूं। स्टुअर्ट पिगट। अब भी बताना पड़ेगा क्या लिखा। स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, सही लिखा। अब मिटाए इसको, है ना। चलो 10 मिनट और है। सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था फिलहाल तो, लेकिन धीरे धीरे अब ये बेकार हो जाएगा और इसे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। क्या इसकी थ्योरी लिखानी पड़ेगी हमको, है ना। लेक्चर तो हम लोग सुन ही रहे हैं। देखो ऐसा है, सभी लोग सहमत होने चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर कुछ लोग आ जाएंगे। समझ रहे तुम लोग। लेक्चर आपका चल ही रहा है और लेक्चर वाइज ही हमको बताया गया है, लिखाने की प्रक्रिया नहीं है इसमें। लेक्चर का तो हम समझते हैं, हम लिख फिर भी रहे हैं, लिखने का भी प्रावधान नहीं होता है, बस केवल हम बोले तुम सुनो, ये प्रावधान होता है लेक्चर का। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जो एकदम अभी बाहर निकल के आए हैं घर से, नए नए बच्चे हैं, कुछ को प्रॉब्लम भी आती है कि कोई शब्द कैसे लिखा जाए। भाई दिक्कत होती है ना, जैसे स्टुअर्ट पिगट अभी हम बोल रहे थे, जो लिखना जरूरी था यहां पर, तो वो जरूरी होता है, बाकी को चलो मैं कोशिश करूंगा फिलहाल आपको ज्यादा से ज्यादा लिखाने की। अगला पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन हम लोगों ने हड़प्पा में देखा था कि किसी प्रकार का राजनीतिक जीवन नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, कोई राजा नहीं हुआ करता था। लेकिन यहां पर प्रक्रिया बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के बाद में 250 साल तो वैसे बीत गया, 1500 से कहानी शुरू हुई। तो इस समय इन्होंने एक प्रक्रिया चलाई जिसे हम लोग कहते थे कबीलाई प्रक्रिया। कहते तो पहले भी थी, लेकिन उस समय कबीले में राजा नहीं बनता था। अब क्या होगा
अब कबीलाई प्रक्रिया में यहां पर एक राजा बन जाएगा। किसको चुनने लगे ये लोग? राजा को। लेकिन राजा का यहां पर होता है चुनाव। राजा का क्या हो गया है? चुनाव। अगर राजा का हम चुनाव करते हैं तो क्या राजा अपनी मर्जी से फालतू की बकवास कर पाएगा? क्योंकि अगर उसने फालतू की बातें करी तो उसको उठा के फेंक देंगे, दूसरा राजा लेकर आएंगे। तो कह सकते हैं कि इस समय प्रक्रिया जो थी, अगर चुनाव की थी तो कुछ राजनीतिक संस्थाएं होंगी तभी तो इसका चुनाव होगा। जैसे मोदी जी का चुनाव किसने किया है? हम लोगों ने वोट किसे दिया? एक राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम था बीजेपी। ये राजनीतिक संस्था ही तो है। अब बीजेपी ने अपना प्रमुख किसे बना दिया? नरेंद्र मोदी को। तो इसी प्रकार की कुछ संस्थाएं रही होंगी। हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो कानून बनाने के लिए केंद्र में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, पहली लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो इसी प्रकार से इन्होंने कुछ सभाओं का निर्माण किया होगा। तो पहले का नाम था सभा। क्या नाम था पहले का? सभा। और दूसरे का नाम था समिति, और तीसरी का नाम था विदत। क्या नाम था उसका? विदत। जो सभा थी वह संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा जो थी वो संभ्रांत लोगों की। संभ्रांत से तात्पर्य होता है बुजुर्ग लोग, जो उस समाज की सबसे ज्यादा जानकारी रखते हो, तो उनको क्या बोलते हैं? संभ्रांत। समिति एक प्रकार की हो गई आम लोगों की संस्था। किसकी हो गई है? आम लोगों की संस्था। समिति ही राजा का चुनाव करती थी। समिति का काम क्या था? राजा का चुनाव करना। कह सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो होते थे वह समिति के द्वारा ही होते होंगे। अगर राजा का चुनाव होता है तो क्या राजा अपनी मर्जी से सेना को कहीं भी भेज पाता होगा? कुछ लोगों ने तो यहां तक सोचा होगा कि इसके पास सेना रखो ही मत, जो ये काम कुछ कर पाए। तो हुआ क्या कि इन्होंने स्थायी सेना ही नहीं रखी। स्थायी सेना नहीं थी, क्योंकि अगर स्थायी सेना होगी तो जब मर्जी तब लोग आ जाएंगे और आक्रमण कर देंगे पड़ोसी के ऊपर। दूसरा पॉइंट यह भी है कि हमने राजा का चुनाव किया क्यों होगा? कुछ सिरा सोचो कि जो शब्द जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट, मीन्स राज्य, इसका निर्माण ही क्यों हुआ होगा? आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? हम अपने ही खेत में अनाज पैदा कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, या पैसे लेके जा रहे हैं तो अनाज लेके आ रहे हैं। हाँ, व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन क्यों? हम किसी के बाप का नहीं छीन रहे हैं। हर कोई अपने मन का करेगा तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अगर व्यवस्था नहीं चल पाएगी तो उसमें एक भावना पैदा होगी जिसे हम लोग कहते हैं असुरक्षा की भावना। और जब सब अपने मन का करेंगे, एक दूसरे के विरोध भी बढ़ेगा। अगर असुरक्षा की भावना बढ़ेगी तो सुरक्षा की भावना भी आएगी। हमेशा क्या करें कि हमारी कोई सुरक्षा करे। पड़ोसी गाली देता है तो हम 100 नंबर मिला लेते हैं। किस वो एक बात नहीं हो रही, वहां बात हो रही कि जरूरत ही क्यों पड़ी। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहां पर? असुरक्षा होना। जब तक असुरक्षा की भावना नहीं आएगी तब तक सुरक्षा का मूल जो उद्देश्य है वो हमको समझ में नहीं आएगा। गर्मी का एहसास वो जानेंगे जिन्होंने ठंड का एहसास किया हो। भाई गर्मियों में ही ठंड, मतलब बर्फ क्यों बिकता है अधिकतर, ठंड में क्यों नहीं बिकता है?
क्योंकि हम ठंड में एहसास ले चुके हैं। अब हमको ठंड का एहसास किस में चाहिए? गर्मियों में। और सुरक्षा की भावना है, इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए। अब आप लोग जो साइकिल नीचे छोड़ के आए होगे, किसी ना किसी के ऊपर छोड़ के आए हो, अगर स्टेट नहीं होता तो आपको यह लगता है कि कहीं कोई उठाने ले जाए, कहीं कोई उठाने ले जाए, तो आप उसकी सुरक्षा के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ कहेंगे। अब कहने के बदले आप क्या करेंगे? 10 रुपए देंगे उसको पूरे दिन की सुरक्षा के लिए। यही तो होगा। इसी को कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ में दे देना। अब तुम्हारी साइकिल किसके हाथ में है? क्या साइकिल की कीमत केवल 10 रुपए है? कीमत तो ज्यादा है, लेकिन आपने अपना एक योगदान दिया है कि तू मेरी सुरक्षा कर, मैं तुझको कुछ ना कुछ अंश अपना दूंगा। यही हुआ, हमने सुरक्षा के बदले एक व्यक्ति को चुना। क्या कहा गया इसको? राजा। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा तो करूंगा, अगर मैं दिन भर तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा रहूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं कमाऊंगा क्या? तो हमने कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या देंगे? कर, अर्थात टैक्स। हम अपनी सुरक्षा के बदले सरकार को क्या देते हैं? टैक्स। कि तुम हमारी सुरक्षा करो, पुलिस बल बढ़ाओ, जगह जगह पर चौकियां खोलो। पुलिस चौकियां खोलते नहीं खोलते हैं? और जैसे हमको जरूरत पड़े हम तुरंत फोन करें, पुलिस हमारे पास आ जाए। वरना सरकार को क्या पड़ी? अरे तुमने केवल अपना एक बोर्ड ही तो दे दिया, कुछ और दिया क्या? फिर भी तुम कहते सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। हम कहते सरकार ने मारकर नहीं भेजे, ले लिया आज एक मारकर। हमने कहा उनसे कि हम क्या देंगे तुमको? टैक्स। लेकिन ये जो टैक्स था इस समय, वो था ऐच्छिक। कैसा था ये? ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हो गया हमारी मर्जी है टैक्स देंगे, मर्जी है टैक्स। अगर हमारी मर्जी से टैक्स चलेगा तो क्या राजा हमारे ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना पैसा दिया ही नहीं है कि वह संख्या बल बढ़ा पाए। जैसे किसी के घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के खाने के लिए 100 रुपए मान लीजिए काफी है। किसी जमाने की बात मान लेना, लेकिन हम मानते हैं कि 1 महीने के लिए 100 रुपए काफी है। घर में कितने हैं? 4 लोग, उनकी कमाई कितनी है? 100 रुपए। हमने कहा कि हम तुमको टैक्स देंगे। हमने किसी व्यक्ति से कहा कि हम तुमको टैक्स देंगे, उसके बदले तुम हमारी सुरक्षा करो। तो हमने इसमें से माइनस कितने कर दिए? 10 रुपए। हमने कहा हम 2 महीने का देंगे 10 रुपए और हमारी सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारे हाथ। अब ऐसे परिवार थे वहां पर 100 परिवार। कितने हो गए? 100। अब 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? हैं? 1000 हो गया। देखो जितने भी हो गए हो अपने आप जीरो बढ़ा लेना या घटा लेना, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपए हो गए। 1000 व्यक्ति 1000 रुपए किसके पास पहुंच गए? एक राजा के पास। जबकि हमारे पास कितने थे? इससे बलशाली कौन है? राजा है। जबकि इसका चुनाव हमने अपनी मर्जी से किया था। अब ये 100 रुपए में से मान लीजिए कितने? 900 रुपए। खर्चा तो इसका भी 100 रुपए ही होगा। इसके पास कितने बच रहे हैं? ये इसका प्रयोग करेगा अपनी शक्ति बढ़ाने में। कल को जब तुम इससे कहने जाओगे कि ऐसा काम हो रहा है, तुम करो या ना करो, तो ये अपने 2 लठैत भेज देगा। क्योंकि उन लठैतों को भी वो 10-10 रुपए दे सकता है ना। तो बल किसके पास हो गया? अब राजा के पास। लेकिन इस समय ये जो बल है, यानी ये जो टैक्स है, वो क्लियर नहीं है। क्योंकि ये कैसा है? ऐच्छिक है। अगर ये जबरदस्ती हो जाएगा तो हर हाल में इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 1000। अभी ऐच्छिक है तो अभी हम नहीं देंगे, हम 10 रुपए के बजाय कितने देंगे? 2 रुपए देंगे। तो वो कम शक्तिशाली होगा। शक्ति इसकी कैसे बढ़ेगी? लगातार पैसा बढ़ते रहने से। हालांकि और इसकी प्रक्रियाएं हैं और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आपको कल, या फिर पता नहीं कब। 17 को, शायद 17 को हमारी क्लासें नहीं होंगी। अब शायद ज्योग्राफी चलेगी, हो सकता है ज्योग्राफी चले। ठीक ठीक, जैसा भी होगा वैसा। ग्रुप में तो सभी लोग हैं। हाँ एक बात और, इनमें से कोई काजल लड़की है? कहां है? हाथ उठाओ। तुम ग्रुप में ऐड हो, पहले से ही हो। और कोई लड़की है जो काजल नाम की तुम्हारे संज्ञान में? कोई
मुझे 2 बच्चों ने फोन किया, मतलब मैसेज किया कि मेरा नंबर ऐड कर दो। एक का नाम मैंने पूछा, उसने काजल बताया। तुम्हारा नाम काजल है? सिलाक्षी। मुझे क्लियर कर रहा है कि कहीं कोई लड़का तो नहीं है जो मैसेज कर रहा है कि मेरा नाम ये है और मुझे ऐड कर दो गर्ल्स के ग्रुप में। तो कोई काजल तो नहीं ना इसमें? उस लड़के का नाम है अरुण, क्योंकि वह, तुम्हारे पापा का नाम अरुण कुमार है, उसमें आ रहा है, ये अरुण कुमार लिख के आ रहा है ट्रू कॉलर में। अच्छा, पापा की आईडी है, ठीक है। तुम अपने यहाँ तो सभी लड़कियां ही हैं, अपना नंबर बताओ मुझे, मैं करूं पहले क्लियर। अरे नंबर तो याद होगा, नंबर बता दो, क्या दिक्कत है? हमें कंफर्म करना कि वही था या दूसरा था कोई नंबर। रुको जरा पहले ढूंढ लें, क्योंकि काले आती हैं बहुत। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नंबर अब ऐड हो जाएगा, क्लियर हो गया है। ऐसा है, जिसके भी हो वो नंबर अभी एक पर्चे में लिख दो, एक पर्चे में अभी लिख दो, और हम बाहर सर इंतजार में खड़े हैं, ठीक है? वो लेट हो, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो।